आज आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 10 ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अभी तक हमने अपना गोल को लिखा, उसके बाद हमने ये सोचा कि हम बिल्कुल इस पर अड़े रहेंगे, इसको लेकर चलेंगे अपनी लाइफ में और इस पर पूरा फेथ रखेंगे और इसको शिद्दत से चाहेंगे कि ये कंप्लीट हो। तो अपना गोल को ऐसा लिखना है, ऐसा सोचना है कि ये मुझे मिल ही रहेगा। उसमें कहीं से भी डाउट नहीं लाना, कहीं से भी फियर नहीं लाना, कहीं से भी दुखी नहीं होना कि मैंने बहुत बड़ा गोल देख लिया है या क्या पूरा होगा या नहीं पूरा होगा। तो फेथ रखना है। उसके बाद आपको उस जो भी आपने जो मनी से रिलेटेड गोल रखा है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करनी है, अपने अंदर वो चीजें इकट्ठी करनी है, अपने अंदर वो टैलेंट लेकर आना है। आप पढ़ाई कर सकते हैं ज्यादा या कोई रिसर्च कर सकते हैं। अब तो इंटरनेट पर इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप अपना सोच कर विचार कर कोई मेंटर ढूंढ सकते हैं जो कि आपको गाइड कर सके। उसके थ्रू आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे। फिर अपने को कैसे मार्केट कर सकते हैं ये आप सोचिए कि कैसे अपने जो प्रोडक्ट बेचना है या आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो कैसे आप रिज्यूमे बना सकते हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइज प्लानिंग कर सकते हैं अपने बारे में, तो इसके बारे में भी जाना। फिर हमें फर्म डिसीजन लेने होते हैं कुछ, तो वो डिसीजन हमारे प्रॉपर हो, पावरफुल डिसीजंस हो हमारे, कि हम डगमगाए नहीं, क्विक डिसीजन हो, टाइमली डिसीजंस हो। इसके बारे में भी हमने जाना। तो हमने इतनी सारी चीजें इस बुक में जानी धीरे धीरे, जिसमें हमें पता चला कि सिर्फ विजुलाइज करने से नहीं होगा, एफर्मेशन सिर्फ देने से नहीं होगा। एक सिस्टमैटिक अगर हम प्लान बनाते चले जाएंगे जिस तरह से इस बुक में बताया है कि आप मैनिफेस्टेशन भी इंक्लूड करिए, विजुअलाइजेशन भी इंक्लूड करिए, अपनी क्रिएटिविटी जितनी दिखा सकते हैं आप इंक्लूड करिए। मतलब अपना 100% पोटेंशियल जो आप में है वो दीजिए, है ना, वो दीजिए। ये नहीं है कि बस मैं बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा काम कर लूंगा तो हो जाएगा। नहीं, आपको 100% एफिशिएंसी दिखानी है अपने लाइफ में। और फिर देखना है कितनी बार भी फेलियर हो, उससे डगमगाना नहीं है, उससे डरना नहीं है, और ये सोचना है कि जो इतने सारे लोगों के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, एंड्रयू कार्नेगी और बार्न्स और जितने भी लोग हैं, हेनरी फोर्ड, तो इन लोगों ने भी कैसे सक्सेस को पाने के लिए कितनी मेहनत की, कितना आगे बढ़ने के लिए ओके ओके। इनकी चाहत थी। तो इन्होंने इस तरह से हमें सिर्फ उस पर ही नहीं रहना है कि सिर्फ सक्सेस हमें सिर्फ बहुत इजीली मिल जाती है। तो सक्सेस इजीली नहीं मिलती है, उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी होती है और एक गोल को निश्चित करके आगे बढ़ना होता है। तो ये सब हमने जाना। अब आगे का जो आज का चैप्टर है वो हमारा है कि कैसे हम शक्ति से, मतलब एक पावर से अपने जो डिसीजंस हैं उन पर फर्म रहें, और कैसे हम अपना मास्टरमाइंड समूह बनाएं, कैसे लोगों के संग अपनी साठगांठ रखें, या अपने जो कोलीग्स हैं अपने कैसे हम चूज करें, या कैसे लोगों के संग हम बैठे उठे, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। બંધ કરી દો લો, અવાજ ના આવે. हम्म। पढ़ो दीदी. हाँ जी। आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। मास्टरमाइंड की शक्ति प्रेरक बल. दौलतमंद बनने की और नौवां कदम. दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है. योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ है जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो. यह अध्याय यह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है और उसका है. हम्म। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. शक्ति से हमारा आशय है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है. संगठित प्रयास दो या इससे अधिक लोगों से संयोजित प्रयास का फल होता है जो यह निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करता है. तो आज के चैप्टर में उन्होंने हमें ये समझाया है कि अगर हमने कोई डिसीजन लिया है या कोई गोल अपना देखा है कि हम ये करेंगे, तो उसके लिए हमें एक पावर चाहिए होती है, एक शक्ति चाहिए होती है जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि एक अकेला कभी भी बहुत ज्यादा आगे बहुत तक नहीं बढ़ सकता है जब तक उसके पास एक समूह ना हो, एक मास्टरमाइंड मैनेजमेंट कमिटी ना हो जिसके जिसके संग वो उसका कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दे,
उसका काम करे, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो अकेला, आपने देखा होगा कि अकेला बहुत आदमी आगे तक नहीं बढ़ पाता जब तक उसके पास एक आदमी और हो, या 4-5 आदमी हो, या ऐसी टीम हो जो कि उसको आगे बढ़ाती रहे और उसके संग हेल्प करती रहे, और संग में मिलकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। फर्स्ट, असीम शक्ति। ज्ञान के इस स्रोत से दूसरों किसी अध्याय में बताए तरीके से संपर्क किया जा सकता है और इस रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। सेकंड, संग्रहित अनुभव। इंसान संग्रहित अनुभव या इस उसके कोई हिस्सा जिसे सुव्यवस्थित और रिकॉर्ड किया गया है किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी से मिल सकता है। इस संग्रहित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जहां इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। थर्ड, प्रयोग और शोध। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं। जब ज्ञान संग्रहित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध न हो, तो हमें इसी स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। यहाँ भी अक्सर रचनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि ये 3 पॉइंट्स हमेशा हमें याद रखने चाहिए कि हमें एक तो सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए किसी के बारे में भी, किसी भी चीज के बारे में, कि जब तक हमें सिस्टमैटिक ज्ञान ना हो तो आगे ना बढ़े उसके बारे में। जितना भी अब तो सब जगह मिल सकता है, इन्होंने लाइब्रेरी में बोला, अब तो नेट पर इतना ज्यादा ज्ञान है कि आप उसके संग बढ़िए। एक तरीका होना चाहिए, आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, जितना सोच सकते हैं, जो आपने जो भी गोल रखा है उसके बारे में जितना भी सोच सकते हैं उतना करें। और हिट एंड ट्रायल कहते हैं ना, कि आप करिए, हो सकता है फेलियर हो, नहीं आप करिए, फिर आप सक्सेस होंगे। 4 बार करिए, तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी, कि बार बार आप ट्राई करें और बार बार देखें कि हाँ, कि ये मेरा सही है नहीं। क्योंकि कहा जाता है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे किस क्या काम सूट करेगा, मुझे क्या करना चाहिए। कई बच्चों के पास तो पता ही नहीं होता कि मेरा टैलेंट किस में है। मुझे, कई लोग आते हैं काउंसलर्स के पास, जाते हैं कि मैम मुझे ये बताइए, सर मुझे ये बताइए कि मैं किस फील्ड में आगे जाऊं, मुझे अभी तक यही नहीं पता चला है कि मेरा टैलेंट क्या है। तो जब बच्चा पढ़ लेता है उसके बाद भी नहीं पता होता है, तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि आप 3-4 काम करके देखिए। जब आप काम करेंगे तो जिस काम में सबसे ज्यादा आपको मजा आए, जिस काम में आप सबसे ज्यादा इंजॉय करें, उस काम को कंटिन्यू करें। तो इसलिए प्रयोग और शोध भी करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। ज्ञान इन इनमें से किसी भी स्रोत के साथ हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं से सुव्यवस्थित करके और इन योजनाओं को कार्यरूप में परिवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन 3 प्रमुख स्रोतों के परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और सिर्फ उसे कार्यरूप में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है, उससे बहुत मुश्किलें आती है। अगर उनकी योजनाएं विस्तृत है और अगर वे बहुत विराट है, तो आमतौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वह उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। तो नेचुरल है कि आप अकेले तो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। अब जैसे मैं भी ये क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं आपसे गाइडेंस लेती हूँ कि चलिए ठीक है, कौन सी बुक हम लेंगे। तो जयश्री जी ने बताया कि आस्क एंड इट इज गिवन, ये वाली बुक ले लीजिए। फिर अंकल ने बताया कि ये वाली ले लीजिए। तो आपका एक समूह है, आपके लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। तो आप अकेले इतना नहीं सोच सकते थे। जो लोग और आपके साथ होते हैं, आपके लाइक माइंडेड लोग होते हैं, जो आपसे, आपकी उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जो आपके तरीके के होते हैं, और जो सिर्फ यही इसी इसी सोच से चलते हैं, मतलब जो आपका काम है वो उसी वाले काम में आपको बढ़ावा दे रहे हैं। ये नहीं कि आप कर रहे हैं ए चीज और वो आपको बता रहे हैं डी चीज के बारे में, तो वो चीज नहीं। तो वो उस वाले समूह से अगर आप चलेंगे तो आप नेचुरली ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान के पास इतने क्रिएटिव आइडिया नहीं आ सकते जो 10 लोगों के साथ आएंगे। तो जस्ट 10 लोगों का आपको समूह होगा, तो वो 10 क्रिएटिव आइडिया देगा आपको, और फिर आपके पास 10 into 10 100 आइडियाज हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से जो अकेला इंसान को, कोई ना कोई ऐसा हमें समूह बनाना चाहिए, ऐसे लोगों की कंपनी में रहनी चाहिए जो हमें मोटिवेट करें और जो हमें तरीके बताएं जो आगे हम कैसे काम कर सकते हैं। मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हम्म। मास्टरमाइंड को इस हासिल करना हम्म। मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। हम्म। मास्टरमाइंड को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना, साथ ज्ञान और संयोजन। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद के बड़ी बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले के एक अध्याय में
इच्छा को अपने आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने हेतु निर्देश दिए गए थे। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों को पालन करेंगे तो अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप का यह मान ले कि आपको आधा सफर तय कर लिया है, हालांकि यह आपको उस समय महसूस नहीं होगा। तो जो भी अगर अग- आपके जो भी लोग होंगे, जो भी आपको संग में गाइड करेंगे, जब आपके पास 100, जैसे मैंने बोला 10x10 आपके पास आइडिया आएंगे, तो आप उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो कि एक अपने आइडिया से लेकर सिर्फ नहीं बढ़ सकते। तो आपका जो सफर है वो और तेज हो जाएगा। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं के बेहतर तरीके से समझ ले कि जो उचित रूप से उसे मास्टरमाइंड समूह के अध्याय से आपके सामने उपलब्ध है। इसीलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के 2 लक्षण स्पष्ट करेंगे, जिनमें से एक आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल है जो अपने सहयोग से घेरे रखता है, जो उसकी दिल से मदद करने की इच्छुक होते हैं और ऐसा पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। सहयोग पूर्ण संबंध का यह प्रकार लगभग हर बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल सकता है। तो जो भी है, जो भी लोग हैं, आपका समूह ऐसा होएगा और जो कि सब तरह से आपको लाभ देगा। आपकी जो कोलीग्स हैं या आपने टीम जो बनाई है अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में, तो वो अगर आपको इस तरह से गाइड करेगा तो नेचुरली आप सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ने लगेंगे। मास्टरमाइंड सिद्धांत का हम्म, आध्यात्मिक रूप समझना ज्यादा मुश्किल है। हम्म, आप इन वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण सुझाव पकड़ सकते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते जिसके द्वारा किसी तीसरी अदृश्य और अमूर्त शक्ति की रचना न हो, जिसे तीसरे मन की संज्ञा दी जा सके। हम्म। मानवीय मन ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब 2 लोग के मन सद्भाव के संयोजित होते हैं तो दोनों की ऊर्जा से आध्यात्मिक यूनिट एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जो मास्टरमाइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण। मास्टर मन मास्टरमाइंड सिद्धांत का इसके आर्थिक रूप की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रू कार्नेगो ने खींचा था। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम से विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार थी। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हमारा, अब मैंने कुछ गोल मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस तरफ चल रहा है कि मुझे ये वाला चाहिए, ये चीज मेरी लाइफ में है, मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये सक्सेस है। फिर आपसे 10 लोग मिले, है ना, 10 लोग, आपने एक टीम बनाई मास्टरमाइंड की। अब वो लोग भी यही चाहते हैं कि यही चीज मुझे मिले, यही चीज मुझे मिले, यही चीज मिले, सारे लोग एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि सबका सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज चाह रहा है, तो आपको कितनी जल्दी वो चीज मिलेगी। तो वही चीज है कि जब आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे जो सब चीज एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही गोल उन्हें चाहिए, तो आपका जो वो जो भी आपने जो सपना देखा है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपका गोल है, वो तुरंत पूरा होगा। क्योंकि और उसके लिए तरीके भी निकलेंगे, क्योंकि जब एक लोगों की एक की परिस्थिति निकलती है, जब एक के लिए सबकॉन्शियस माइंड वो वाली परिस्थितियां निकाल देता है, तो जो 10 लोग आपके साथ है वो फटाफट काम होता है। आपने कभी भी देखा होगा, कोई चीज आप शुरुआत करते हैं, अगर 5-6 लोगों को अपने साथ मिला ले कि चलो ठीक है मिलके ये करते हैं, तो वो फटाफट काम होता है, क्योंकि 10 लोग, 6 लोगों की एनर्जी संग में मिल जाती है। तो वो इन्होंने समझाया कि जब 2 लोगों की मिलती है एनर्जी, तो वो बहुत तेजी से काम होने लगता है। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था, जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था और उसका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसी व्यक्ति के रिकॉर्ड के विश्लेषण करें जिससे प्रचुर धनराशि इकट्ठी की है और कई ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है, और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति की हासिल नहीं की जा सकती। इंसान के मन की तुलना एक बिजली की बैटरी से ही की जा सकती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरी का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उस अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितनी की इसके सेलों की संख्या और क्षमता होगी।
मन भी इसी तरह के काम करता है। यही कारण है कि कई मन अन्य मनों की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। और इससे हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। सामंजस्य के भाव द्वारा मन का संयोजित समूह एक अकेले मन से अधिक विचार ऊर्जा तरह की बिजली की बैटरी का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान इतना करेगा। अच्छा एग्जाम्पल बताया है कि उन्होंने, कि एक तो उन्होंने बताया कि एंड्रयू कार्नेगी के पास 50 लोगों का स्टाफ था जो कि उन्हें आगे बढ़ाने में, इतने आगे लेकर चलने में सक्षम रहा। तो उन्होंने हमेशा क्रेडिट भी दिया अपने समूह को कि यही है उनके कारण ही, जबकि उनको बहुत ज्यादा नहीं पता था स्टील उद्योग के बारे में। तो लोग उनके पास ऐसे थे जो कि स्टील उद्योग के बारे में उन्हें गाइड करते रहते थे। यही हमने हेनरी फोर्ड के बारे में पढ़ा, जब उनसे उनकी एजुकेशन के बारे में जब सवाल किया गया था, और उन्होंने उस वकील पर, उस पर्सन पर दावा भी ठोक दिया था कि उसने ऐसा क्यों किया, एक न्यूज़पेपर में निकाला। तो उस जगह भी हेनरी फोर्ड ने ये कहा था कि मेरे पास तो इतनी बड़ी टीम है जो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकती है। तो टीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आप अकेले नहीं कर सकते वो टीम करके दिखा देती है। और फिर उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि जो, जब एक बैटरी से हम कोई चीज चलाते हैं, मान लीजिए टॉर्च चलाते हैं, तो वो बहुत डिम लाइट देती है। और जब हम बहुत सारी बैटरी उसमें लगा देते हैं तो वो उतनी ही तेज टॉर्च होती है, उसकी रोशनी उतनी ही होती है। अब ये कह रहे हैं कि किसी की हो सकता है, ऐसे ही हमारा मन होता है कि हो सकता है मेरा मन बहुत सक्षम, ज्यादा सक्षम है, या मेरा कम है, सामने वाले का ज्यादा है, उसका किसी का कम है, तो लेकिन सब मिलके एक टीम बन जाती है। और सबका दिमाग एक ही जब गोल पर काम करता है तो वो गोल को पाने में हमें बहुत तेजी से हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और बहुत तेजी से वो हमें मिलने लगता है। ये पूरा पढ़ लिया, हाँ। अब यह इस तुलना से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत से शक्ति का वह रहस्य है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों की शक्ति प्रदान होती है जो दूसरे लोगों के मास्टरमाइंड द्वारा खुद को घेरे रखते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ के और अधिक करीब जाएगा। जब व्यक्तिगत मन का समूह सामंजस्य की भावना से संयोजित होता है और काम करता है, तो इस संगठित की बढ़ी हुई ऊर्जा मिटती है और उस समूह के हर व्यक्तिगत मन के लिए उपलब्ध होती है। तो इतने यह सारे, एक ओके। इतने सारे आइडियाज, इतनी सारी जो, जब हम सब बैठते हैं तो इतनी सारी चीजें, जब कभी भी आपने 5-6 लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया होगा किसी एक मैटर पर, तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं किसी की। जो मुझे जैसे अकेले में अगर लेके चलूं तो शायद मुझे नहीं समझ में आएगा, जैसे आप लोग गाइड करते रहते हैं कि अच्छा आप ये भी ले लेना, इस तरह से कर लेना। तो मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है जो कि मुझे नहीं आ सकती थी अगर मैं सिर्फ अकेले ही अपनी बात मानती रहती या अकेले ही चलती रहती। तो जो आपका समूह होगा वो आपको हमेशा अच्छा गाइड करेगा और अच्छी की तरफ ही लेकर जाएगा। तो आप ऐसे लोगों के इस कंपनी में रहिए, ऐसे लोगों को बनाइए, ऐसी टीम बनाइए जो कि आपको मतलब निरंतर गाइड करता रहे, और निरंतर आपको ये बताता रहे कि आप इस तरह से चलिए। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बधाई बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी एक इतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं को परख बाधाओं। और कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना लिया। इस तथ्य के साथ यह अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दे कि फोर्ड ने सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वे थॉमस अलावा एडिसन की व्यक्तिगत मित्र बन गए। और आप यह समझना प्रारंभ कर देंगे कि एक एक मन का दूसरे पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम और जाए तो इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उसका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बरकेर, जिसके हर हर एक में महान मन क्षमता थी, से हुआ। और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मन के मैत्रीपूर्ण संगठन से मिलती है। तो आप क्या है कि ये जो थे, जो हेनरी फोर्ड थे, इन्होंने बहुत गरीबी से अपना करियर शुरू किया, और फिर वो 25 साल में ही कैसे इतने महान बन गए। और उनके जो मित्र थे जो पर्सनल फ्रेंड्स थे, वो थॉमस एल्वा एडिसन थे, है ना। और ये जो लिखे हैं इन्होंने, बरबंक, ये हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज, लूथर बरबैंक, तो ये सब सारे लोग ही इतने महान लोग थे जो कि अमेरिकन जो हिस्ट्री है अगर उनके बारे में आप गूगल करें तो बहुत महान लोग थे और इतने बड़े बड़े लोग थे। तो इन्होंने अपने को इन्हीं लोगों से घेरे रखा।
तो जब इतने बड़े बड़े लोग हमारे पास होते हैं तो हमारी सोच भी वही हो जाती है, क्योंकि आप वही हैं जिनके साथ आप रहते हैं, आपका जो पर्सनैलिटी है वो वही हो जाती है जिनके साथ आप ज्यादा बात करते हैं, आप ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए अपना जो सर्कल है, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, आप उनको वैसा ही चूज करिए। इसकी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ। टाइम दे रहा है वो लोड होने में, ये पढ़ते हैं, एंड में दिखाती ओके। इंसान उन लोगों की प्रकृति और आदतों का विचार की शक्ति लेता है जिसके साथ वह सहानुभूति और सामंजस्य की भावना के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बर्बैंक, बरोस और फायरस्टोन के साथ अपने संबंधों के द्वारा फोर्ड ने अपने खुद के मन शक्ति में इन चारों लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियों भी जोड़ ली। हूँ। यही नहीं, उन्होंने मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग भी किया, जिसका तरीका इस पुस्तक में बताया जा रहा है। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। तो ये आपने देखा कि इन्होंने ऐसे लोगों के संग अपना जो साठ गांठ थी उन लोगों के संग रखी, उन लोगों के संग ही मूवमेंट रखा, उन लोगों के संग ही बातचीत रखी। तो वो हम नेचुरल है, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं ना, वो आपको वैसे ही गाइड करेंगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो अच्छी तरफ लेकर जाएंगे। आप कोई ऐसे लोगों के संग रहें जो मर्डर करते हैं, जो कि सिर्फ रॉबरी की बातें करते हैं, चोरी चकारी, जैसे कई बच्चे होते हैं ऐसी कंपनी में फंस जाते हैं, तो आपका दिमाग भी फिर उसी तरफ चलने लगता है। तो जैसे लोग जैसे की कंपनी में रहेंगे, आपका दिमाग वैसे ही रहेगा। तो हेनरी फोर्ड ने इस तरह के अपने जो फ्रेंड से चुनाव करे, जो कि मतलब अपने ही क्षेत्र में मिसाल थे, तो उनके फिर वो खुद भी मिसाल बने। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है कि आपकी जो कंपनी है उससे। एक सेकंड, ये मुझे मिल गया है, हो गया है ये, मैं अपलोड कर, इस तुलना एक मैं शेयर अभी कर, ऊपर कर लिया ना आपने? नहीं नहीं अभी नहीं किया है, नहीं, एक, अभी करना है आपको। हाँ। हाँ जी मैं एक बार वो शेयर कर रही हूँ, वो जो फिर ये आगे चला जाएगा। तो ये है, तो उसके फ्रेंड्स है ना, ये तो थॉमस एल्वा एडिसन है, दिख रहे हैं आपको? हाँ। ये थॉमस एल्वा एडिसन है जो उनके फ्रेंड थे। ये और ये है, ये जो है ये बरो, जो बरो लिखे हुए थे उनका नाम। ये टायर कंपनी के मैन्युफैक्चरर हैं जो टायर बनाते थे। ये हार्वे फायरस्टोन जो टायर बनाते थे, वहां पर सबसे बड़े अमेरिकन के टायर इंडस्ट्री के मालिक थे हार्वे फायरस्टोन, जो कि उनके मित्र थे हेनरी फोर्ड के। थॉमस एल्वा एडिसन को सब जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की। ये नेचुरलिस्ट थे बरो, जो कि ना इन्वायरमेंट के बारे में लिखते थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। और ये है लेथर, ये लेथर बर्बैंक, ये बॉटनिस्ट थे। तो ये बड़े बड़े लोग थे जिनके संग वो कंपनी में रहते थे, जिनकी कंपनी में हेनरी फोर्ड रहते थे। और इनकी कुछ और पिक्चर्स भी हैं जो कि इनकी फ्रेंडशिप दिखाती है कि ये लोग सब कैसे मूव करते थे। तो ये सारे देखिए बैठे हुए हैं संग में, एडिसन है हम्म। और हेनरी फोर्ड है, ये हेनरी फोर्ड है, ये एडिसन है, बर्बैंक है, यहाँ बरो भी है। तो ये सारी इनकी फ्रेंडशिप की तस्वीरें हैं। तो मतलब ये लोग, मतलब इतने बड़े बड़े लोग संग में रहते थे, तो कैसे सभी लोग ये सक्सेसफुल लोग थे और इन्होंने आपस में इनकी फ्रेंडशिप रही और कैसे इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। मास्टरमाइंड, ये इनका मास्टरमाइंड समूह था हेनरी फोर्ड का। तो इस तरह से ही हमें ऐसे लोगों की कंपनी चुने, क्योंकि हर को मिलती है कंपनी पर हम चुन नहीं पाते हैं वो कंपनी। हम क्या होता है, उस कंपनी से हट जाते हैं, क्योंकि हमें शायद ऐसा लगता है कि शायद हमें लोगों की बात समझ में नहीं आ रही, ये शायद बहुत बड़ी बातें करते हैं, या फिर कभी थक लगने लगता है कि नहीं ऐसी चीजें नहीं है सही, हमें तो बस हंसी मजाक ऐसी कंपनी में ही रहना चाहिए। लेकिन आपका जो लक्ष्य है, अगर आपका लक्ष्य बिल्कुल सटीक है, अगर आपने कोई गोल देखा हुआ है, तो ऐसे ही लोगों की कंपनी में रहिए जो आपको गोल से हटने ना दे और आपको बढ़ाते रहे। ये नेक्स्ट चैप्टर है, नहीं नहीं अभी आगे वाला कर। अभी हाँ, आगे पीछे। ये है राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन
रोज़वेल्ट सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोगों को वॉशिंगटन मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए लेकर आए। उन्होंने इस समूह का नाम भरोसेमंद दिमाग रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और दौरान इस समूह को विचार शक्ति के नाम से भी जाना जाने लगा और किसी भी विकट समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग तुरंत बुलाए जाते थे। हमने पहले भी महात्मा गांधी का जिक्र किया हुआ है। शायद अधिकतर लोग उन्होंने इस विलक्षण छोटे व्यक्ति के बारे में सुना है। उन्होंने बस इतना ही सुना होगा कि वह व्यक्ति जिससे बिना कोई फॉर्मल कपड़े पहने ही अंग्रेजों को परास्त कर दिया। तो वास्तविकता में गांधी जी कोई विलक्षण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे अपने काल के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनसे अनुयायियों की संख्या ही इतनी अधिक थी। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि वह अब तक जन्म लेने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। वाह! इतना अच्छा बोला है महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने। हम उस तरीके का अध्ययन करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति हासिल की, इससे कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से सामंजस्य की भावना से एक निश्चित लक्ष्य के लिए संयोजित किया। संक्षेप में गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया, क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात से लिए मजबूर करने के बजाय सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर आपको इसके चमत्कार होने में संदेह हो तो आप दो लोगों को सामंजस्य की भावना के साथ संयोग करने के लिए प्रेरित करके देखें, चाहे इसकी अवधि कितनी भी लंबी हो। आप सोचिए उन्होंने कितने लोगों को प्रेरित किया, सबको एकजुट किया। महात्मा गांधी ने, है ना, सिर्फ एक अकेले इंसान थे, लेकिन उनके पास भी मास्टरमाइंड समूह था। उनके पास भी ऐसे लोग थे जिनकी मदद से वो आगे बढ़ रहे थे, है ना, जिनकी मदद से उन्होंने काम किया। और मतलब वो बैक बैक उस पे थे, सीट पर थे, और महात्मा गांधी आगे थे, और उन्होंने एक लक्ष्य को साधा और कितने सारे लोगों को मोटिवेट किया कि एक ही लक्ष्य के लिए, कि हमें सिर्फ आजादी चाहिए। और वो भी पीसफुल मेथड से, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं। जो भी लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जो कि बॉम्ब गिरा रहे थे, जो भी थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, तो उनको भी उन्होंने मना किया कि हम जो भी करेंगे वो शांतिपूर्वक करेंगे। ऐसे ही रूजवेल्ट के बारे में बोला उन्होंने कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक समूह बनाया था जो कि उन्हें गाइड कर रहा था। तो ये सब चीजें क्या है कि हमें कब हासिल होती है, जब हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी हुई। अगर हम अच्छे लीडर होंगे तो हमें अच्छा समूह भी मिलेगा, है ना। अगर हम लीडर अच्छे नहीं होंगे तो हमें समूह भी अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि हम लोगों के साथ मिलके काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी के अंदर था, कि ये टैलेंट था कि वो बहुत, ही वॉज अ वेरी गुड लीडर, क्योंकि वो सबको संग मिला के आगे चलते रहे थे। हाँ जी। हर व्यापारी जानता है कि कर्मचारियों से सामंजस्य और सद्भाव से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इन सूची में आपने देखा है कि सबसे ऊपर असीम शक्ति आती है जब दो से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो वे इस संगठित द्वारा खुद को ऐसी शक्ति में ले आते हैं जहां वे असीम शक्ति से शाश्वत स्टोर हाउस से सीधे शक्ति हासिल कर सके। यह शक्ति के सभी स्रोत में महानतम स्रोत है। वह यह स्रोत है जिसकी तरह जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वह इस तथ्य से परिचित हो या न हो। वो जो भी लीडर है, वो उसको लोग चाहिए, है ना, लीड करने के लिए। और वो लीडर कब कहलाएगा, जब उसमें ये पावर है कि वो लोगों को अपनी फॉलोअर बना सके, उनको लीड कर सके, और उनको वो अपनी जो भी उनको जो उसने लक्ष्य देखा है, वो उन लोगों को भी वो लक्ष्य समझा दे कि मेरा ये लक्ष्य है, और वो भी समझ जाए और वो भी आपके तरफ तरफ फॉलो करने लगे। वो ही अच्छा लीडर है, जो निष्पक्ष, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल कोई चीज ना सोचकर, सिर्फ अपना मोटिव ना देखकर, सबका, जो हमारा जो फॉलोअर है उनका भी मोटिव देखे, तो वो अच्छा लीडर होता है। और कोई भी चीज हम अकेले नहीं कर सकते। आपने वो चिड़िया वाली स्टोरी सुनी होगी, जिसमें उसने, शिकारी ने जाल फेंक दिया था, तो एक चिड़िया फंसी, दूसरी फंसी, और सबने वो फंस गई थी, और उन्होंने सबने मिलके मतलब वो जो जाल था तोड़ दिया, और सब एक संग आजाद हो गई। तो वो होता है कि जब हम बहुत ज्यादा सबकी शक्ति मिल जाती है, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें यही समझा रहे हैं बार बार।
दो अन्य प्रमुख स्रोत जिनसे वह ज्ञान हासिल किया जा सकता है जो शक्ति के हासिल करने के लिए आवश्यक है उतनी विश्वसनीय है जितनी कि इंसान की 5 इंद्रियों हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। हम्म, आगामी अध्याय में वो तरीके विस्तार से बताए जाएंगे जिसके द्वारा असीम शक्ति से सबसे अधिक तीव्रता से संपर्क किया जा सकता है। यह धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस पुस्तक में वर्णित किसी भी मूलभूत सिद्धांत का विश्लेषण इन तरह की तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे यह प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी इंसान की धार्मिक आदतों के हस्तक्षेप करने का इरादा रखता हो। इस पुस्तक का एक ही उद्देश्य है और वह उद्देश्य है पाठक को यह निर्देश दिया कि वह धन की अपनी इच्छा के निश्चित लक्ष्य को किसी तरह इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करे। तो वो ये बता रहे बड़े हैं कि यहाँ पर उनका कोई एम नहीं है कि वो किसी और के मतलब आपको ये बताएं कि आप ये धर्म माने या वो धर्म माने। उनका तो सिर्फ एक एम है नेपोलियन हिल का कि आप कैसे अपने धन से धन से जो आपने वो देखा है, धन के लिए जो भी गोल देखा है वो आपका मैनिफेस्ट हो जाए और वो आपको मिल जाए। पढ़े सोचे और जब आप पढ़े तो उस पर चिंतन करें। जल्दी ही पूरा विषय आपके सामने खुल जाएगा और आप इसे सही पहलू से देख सकेंगे। यहाँ आप अकेले। यहाँ आप अकेले अध्यायों का विस्तृत विवरण देख रहे हैं। धन शर्मिला और संकोच है, इसे उसी तरह मनाना पड़ता है और आपको दिल जीतना जीतना पड़ता है जिस तरह से कोई दृढ़ संकल्प वाला प्रेमी अपनी पसंद की लड़की की पीछा करता है। और मजेदार संयोग यह है कि धन का पीछा करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है उसी से मिली जुली शक्ति का प्रयोग किसी लड़की का पीछा करने में किया जाता है। धन की तलाश में इन शक्ति सफलतापूर्वक प्रयोग तब होता है जब इसे विश्वास से के साथ मिलाया जाए, इसे चाहत के साथ मिलाया जाए, इस लगन के साथ मिलाना चाहिए। यह योजना के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस योजना को कार्यरूप में परिवर्तित करना चाहिए। तो धन भी ऐसा ही है जैसे कि एक शर्मीली लड़की होती है ना, मतलब एक बिल्कुल शर्मीली लड़की है और उसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है और वो मान नहीं रही है, वो मान नहीं रही है। फिर आप पूरा पूरा भरकस वो लड़का प्रयास करता है कि भाई चाहे कुछ हो जाए मुझे इस लड़की को अपने लिए करना ही करना है और मुझे इससे तो शादी करनी है और मैं कैसे इसको मतलब कहते हैं ना कैसे इसको अपनी तरफ करूंगा। तो वो सब तरीके के तरीके निकालता है, उसको शायद लेटर्स भी लिखता हो, कुछ बातें कहता हो अच्छी जाकर या कुछ समझाता हो। तो वो आप क्या कर रहे हो ना, आपका एक एम है कि वो जो एक लड़की है उसे मुझे पाना है और मुझे इस तरीके के तरीके निकालने हैं और उस लड़की को वो मुझे मिल जाए। शायद अपने फ्रेंड्स की मदद लेंगे कि चलो तुम जाकर बात कर लो मेरे लिए, मतलब जो भी तरीके आपने निकाले वो आप ही निकालते चले जा रहे हो, निकालते जा रहे हो। तो ऐसा ही हमें धन को सोचना है कि धन क्या है, वो बिल्कुल शर्मीली लड़की है, वो आपके पास नहीं आएगा, है ना। तो उसे उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से, उसी शिद्दत से आपको वैसे ही पाने की कोशिश करनी है जैसे कि आप किसी लड़की को पाने जा रहे हो या कोई अपने जब आपका एक लव अफेयर चल रहा होता है तो आप एक मदहोशी में हो जाते हो। तो वो मदहोशी चाहिए आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए। वो सेम वही वाली फीलिंग चाहिए जब आप उतना सटीक आपका लक्ष्य होना चाहिए जो कि आप जैसे कि आप किसी को पाने के लिए करते हो, तो ऐसे ही आपको धन पाने के लिए भी उतनी अंदर से उतनी फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कभी किसी की मैरिज होती है, किसी की तो अरेंज मैरिज है या किसी की लव मैरिज है, जैसी मैरिज है तो आपको जब आप किसी से मिलते हो तो आपको एक अलग तरह का फीलिंग आती है। तो वो फीलिंग आपको मनी से होनी चाहिए, वो वाली फीलिंग जनरेट करनी है मनी के लिए कि तू मेरा है, तू मेरा होकर रहेगा। तो वो तब जब आप इतना प्यार करोगे ना मनी के लिए तो मनी अपने आप आएगा आपके पास। हाँ जी। अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने वाले सबसे बेहतरीन उदाहरण इंटेन कॉरपोरेशन के सीईओ एंड्रू ग्रोव है। ग्रोव ऐसी ऐसी टीम के साथ काम करते थे जिसकी तकनीकी, मार्केटिंग, वित्तीय और प्रशासकीय कार्य देखने वाले पुरुष और महिला बिल्कुल औपचारिक तरीके से काम करते थे। सबसे खास बात, कोई निजी ऑफिस नहीं थी, न ही पार्किंग के लिए जगह और अधिकारियों को कोई विशेष अधिकारी भी नहीं थे। कर्मचारियों को यह उदार विकल्प दिया गया था कि अगर कंपनी फायदे में होती है तो आप स्टॉक उठाना है और वो उससे पूंजी लगा सकते हैं। यह टीम आपको कैजुअल दिख सकती है पर ग्रोव की जरूरतें बड़ी सख्त हुआ करती थी। वह 1976 में
इन इंटेल संकट के दौरे से गुजर रही थी और टीम के खुद ही इच्छा से अधिक प्रयास किया। कई-कई घंटों अधिक काम किया और अपनी समस्याओं को हल निकालने के लिए भरसक कोशिश की। ऐसे ही इस अन्य अवसरों में ए इंटेल पेंटियम चिप में थोड़ी-सी कमी रह गई, जिसके कुछ संचालकों ने दिक्कत उठाने लगी। ग्रोव ने $475 मिलियन खर्च करके उन चिप को वापस लेकर नई चिप से रिप्लेस कर दिया। ग्रोव ने अपने लोगों को छोटे समूह के लास्ट। काम करने के लिए प्रेरित किया। हर किसी को अपने रोल ढंग से पता थे कि हर किसी के अपने अनुभव था, ज्ञान और रचनात्मक के हिसाब से काम किया। टीम मेंबर इस तरह से प्रशिक्षित किए गए थे और इतने प्रेरित थे कि वे अपने को प्रतिशत देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब भी संकट का दौर होता है, टीम अपने मन से अधिक समय देगी, अधिक ऊर्जा और अधिक दिमाग लगाती, जिससे वे समस्याओं को हरा सके। तो जो ग्रोव थे, जो इंटेल के मालिक थे, तो उनका दिखाया कि उनका भी एक छोटा सा समूह था। तो जब भी उस पे संकट आता था, जो उनकी टीम थी वो अपने जो भी उनका टाइम था वो ओवर टाइम करती थी, अधिक समय देती थी, अधिक ऊर्जा लगाती थी। हर तरह से वो भी उसमें ही जुट जाती थी कि हमें इस कंपनी को बचाना ही बचाना है और तरक्की की तरफ लेके ही जाना है। तो इस तरह का समूह आपको बनाना है, इस तरह के लोग अपने आसपास रखने हैं जो कि सिर्फ आपकी सक्सेस में भागी रहे और सक्सेस की तरफ ही आपको लेकर जाए। तो वो आप कैसे बनाएंगे? जब आप एक सफल लीडर होंगे, जब आप अपने जो जो आपके जो भी आपका मास्टरमाइंड समूह है, उसको आप क्या दे रहे हैं, उसको आप कैसे डील कर रहे हैं। अगर आपकी वो डीलिंग अच्छी होगी तो नेचुरल है वो आपको लोग कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे अकुल दौलत कहा जाता है, तो यह धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरह उतनी ही आसानी से प्रवाहित होता है, जितनी आसानी से पानी पहाड़ी से नीचे बहता है। शक्ति की एक महान अदृश्य धारा मौजूद है, जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में बहता है और जो लोग धारा की उस दिशा में इसे प्रवेश करते हैं, यह धारा उन्हें दौलत की तरफ ऊपर ले जाती है। जबकि इसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ गरीब और दुखों में ले जाती है, जो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वे अपने आप को इस धारा से निकाल कर धारा के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। तो ये एक नदी की तरह से सोचिए, जो हमारी सक्सेस है वो एक नदी है ना। जो हम अगर अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने लक्ष्य पे कायम है, फेथ रख रहे हैं, अच्छा लोगों को इंक्लूड किया है, सारी नॉलेज ले ली है ना, तो हम आगे बहते चले जाएंगे। वहीं अगर हमारा माइंडसेट ये हुआ कि नहीं, डाउट आ गया या मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप पीछे की तरफ आते चले जाएंगे, मतलब उस लाइन से हट जाएंगे और पीछे आने लगेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखते हैं। हर आदमी जिसने प्रचुर दौलत हासिल की है, जीवन के इस धारा के अस्तित्व को पहचाना है। यह इंसान की चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। विचार का सकारात्मक भाव धारा का यह पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का वह पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ ले जाता है। तो वो ये यह है उस कि जब व्यक्ति के लिए सकारात्मक विचार हैं तो वो हमें अमीरी की तरफ ले जाएंगे, नकारात्मक है तो वो गरीबी की तरफ ले जाएंगे। यह उस व्यक्ति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत हासिल करने से उद्देश्य से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। अगर आप शक्ति की धारा से उस टेरफस है जो गरीबी की तरफ ले जाते हैं, तो यह एक चुप्पू का काम कर सकता है, जिसके द्वारा आप अपने आप को धारा के दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। यह आपकी मदद करने केवल तभी कर सकता है जब आप इस पर अमल करें और इसका प्रयोग करें। सिर्फ पढ़ने से और इसे अच्छा पूरा बताने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये लाइन आप याद रखिएगा कि सिर्फ पढ़ने से और ये बताने से कि अच्छा ये अच्छी चीज है, ये इसमें मैंने ये पढ़ा, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत गलत था, ये ऐसा था, वो वैसा था, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका फायदा क्या होगा? जब उस धारा में आप, प्रवाह में, जो आपका जो प्रवाह बह रहा है उसमें आप बहते चले जाएं और सोचते चले जाएं और करते चले जाएं, एक्शन लेते चले जाएं, तब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। गरीबी और अमीरी अक्सर स्थान बदलती है। जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है तो यह
परिवर्तन आम तौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी से अमल में लाई गई योजना के द्वारा होता है। गरीबी को योजना की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यह साहसी और निर्मम होती है। अमीरी संकोची और शर्मीली होती है, इसे आकर्षित करना होता है। तो वाह! अमीरी वही है जैसे कि वो लड़की है जिसको आपको पटाना है, और गरीबी को आपको पटाना बटाना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आप उसकी तरफ जाओगे नहीं, अपना लक्ष्य एकदम रखोगे नहीं। हर कोई अमीर बनने की इच्छा कर सकता है और अधिकतर करते भी है, पर बहुत कम लोग अपनी इच्छा को निश्चित योजना और ज्वलंत इच्छा से भरकर अमीरी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। रॉस पैरोट एक मजबूत मन वाले दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे। यह खा खासियत सिर्फ उनकी ही नहीं थी, बल्कि उसे आसपास के मास्टरमाइंड समूह के लोगों भी ठीक वैसे ही थे। उसने के पास धन कमाने की एक ज्वलंत इच्छा थी और आखिरकार उन्होंने इसे प्राप्त ही कर लिया। इससे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम ईडीएस की नींव रखते वे आईबीएम में अपने सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उन्हें डर था कि कहीं आईबीएम छोड़कर नई कंपनी खोलने का उनका सपना एक गलती न साबित हो जाए, पर इस डर से वे रुके नहीं। इन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, उसका सफलता का राज दृढ़ता के साथ अपने सपनों के साथ खड़ा रहता था और उस ऊर्जा ऊर्जा को अपनी टीम में मास्टरमाइंड समूह के लोगों तक पहुंचाया था, जो उन्हें सफलता और अमीरी के और आगे बढ़ा सके। पैरोट को यह बात महत्वपूर्णतया पता थी, उसकी उपलब्धिता चमत्कार कर सकती है। ईडीएस को मिले उस कॉन्ट्रैक्ट ने यह साबित किया, जो उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री के सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट था। प्रतिस्पर्धा में दो कंपनियां थी, आईबीएम और ईडीएस। आईबीएम बड़ी अमीर कंपनी थी और उसके पास बहुत बड़ा अनुभव स्टाफ था, जबकि ईडीएस के पास छोटा और समर्पित टीम थी। पैरोट को याद है, प्रतिस्पर्धा के करीब 30 दिन पहले मैं अपने टीम से पास पहुंचा जहां मेरी 15 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने कहा, शायद हम जीत न पाए, पर यह अनुभव बड़ा जानदार होगा कि उन व्यक्तियों पर टूट नहीं पड़ा और उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाला दिया, बल्कि मैं ब्लैकबोर्ड पे गया और वहां सफलता के 7 मूल मंत्र लिखे जिसमें हमें जज किया जाना था। तभी पीछे से एक धीरे से आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, इस तरह तो हम उन्हें 7-0 से हराने वाले हैं। यही वह दिन था जब हम प्रतिस्पर्धा के पहले जीत चुके थे। पैरोट बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के बाद स्टॉक मार्केट में हमारी धमक सुनाई देने लगी। हजारों नई नौकरियां निकलनी पड़ी, न कर्मचारियों को बोनस देना पड़ा और इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। उन्हें लगता है कि यह संतुष्टि का विषय था, जिसके हर किसी को लगने लगा कि यह डील हमारी मेहनत की दम पर हासिल हुई है और हमने अपने इंडस्ट्री के से सबसे बड़े लोगों को हराया है। यह एक कंपनी को अलग बताती है। टीम की तरह काम करने से मास्टरमाइंड समूह को उपयोग करके ही किसी भी बड़े से बड़ी विरोधी को हराया जा सकता है। अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि जो पैरोट थे वो ईडीएस कंपनी उन्होंने फॉर्म की थी, जो कि आईबीएम में एक सेल्समैन ही थे, तो उन्होंने आईबीएम से टक्कर ली एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, और उनके पास सिर्फ 15 लोगों की टीम थी, और उन्होंने 15 लोगों की टीम ने वो कर दिखाया, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जो आईबीएम कंपनी नहीं ले पाई। तो ये एक टीम का उदाहरण है, और उन्होंने फिर टीम को कैसे बाद में अप्रिशिएट किया, उन्हें सब बोनस दिया, उनको सब प्यार किया, उनको अप्रिशिएट किया, उनकी बहुत वाहवाही करी। तो ये सब चीज किससे हुई कि जो पैरोट थे उससे पता चलता है कि वो बहुत अच्छे लीडर थे, और उनको जो टीम थी उसको मोटिवेट करना आता था, और टीम को भी उनका साथ देना आता था। तो जब हम टीम के साथ होंगे, ऐसे हमारे पास लोग होंगे, तो हम वाकई बहुत कुछ अलग कर सकते हैं, वाकई अलग आगे बढ़ सकते हैं। जितने बड़े बिजनेस हुए हैं या आज भी चल रहे हैं, तो उनके पास एक मास्टरमाइंड समूह होता है, उनके पास ऐसे लोग होते हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स बड़े सारे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, और वो उनकी सपोर्ट से बड़े बड़े बिजनेस बनाते हैं। एक अकेला आपने देखा होगा, कोई भी सिंगल हैंडेडली इतना काम नहीं कर सकता जब तक उनके पास मास्टरमाइंड समूह ना हो। जो भी सिंगल प्रोपराइटरशिप वाले बिजनेस हैं वो छोटे दम पर ही रह जाते हैं, और जितने लोग, जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी, फैमिली होगी,
या तो फैमिली के लोग होंगे या बाहर के लोग हायर किए होंगे, वो उतना ही बड़ा समूह बना लेते हैं। तो ये फर्क होता है एक सिर्फ सिंगल आदमी का और एक मास्टरमाइंड समूह का। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, कि आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों को एकत्रित कीजिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि आपको इस तरह से आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करते हो, आगे बढ़ने में आपकी सहायता करते हो। तो कैसा रहा? जयश्री जी कुछ बोलेंगे? रूबी जी? बहुत अच्छा है। हाँ जी। ऐसे हाँ जी। जैसे वो चैप्टर 2 वाला जो 6 पॉइंट है, वो तो हाँ हर जी। चैप्टर में वो बताता है कि हाँ आपको हाँ। वो तो करना ही करना है, नहीं और करना है, हाँ जी। अच्छे-अच्छे लोगों को ऐसे अपने लाइफ में लाना है, और ला- उनसे ऐसे बात शेयर करके आपको आगे बढ़ने का वो रास्ता मतलब मिल सकता है। मिल सकता ऐसे है। फ्रेंड, अच्छे-अच्छे लोग पॉजिटिव, जो आपको पैसे कमाने में हाँ, आइडिया दे, मदद करे और मदद कर, हिम्मत दे, ऐसे लोगों के साथ मतलब वो रहना है। रहना ही रहना। तो ये बहुत अच्छा है। रूबी हाँ, आप ये बोलो। तो बहुत ही, यही इम्पोर्टेंस मुझे कल भी बहुत समझ में आई थी कि ये जो मास्टरमाइंड समूह वाली बात करते हैं कि हम्म। हमारे को हमारी फ्रीक्वेंसी मैच वाले, हम्म। पॉजिटिव थिंकिंग वाले, या जो हमें जहाँ हम अटक जाते हैं एक्चुअली, कभी हम्म। हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। हम्म। हम ह्यूमन बीइंग्स, कोई वो तो है नहीं। सही बात है। तो ये हमारे को यही लोग हमारे लिए एंजल्स की तरह काम करते हैं, या हाँ, यू नो जो हमें थॉटफुली कुछ समझाते हैं प्रेरणा या देते हैं, बताते या हैं, जो हाँ। भी मोटिवेट करते हैं। हाँ, हम्म। बहुत अच्छा। हाथ पकड़ बहुत के अच्छा है। बाहर निकालते हैं हाँ सिचुएशन जी। में से। सिचुएशन में से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं वाकई। तो इस तरह का समूह, इस तरह के जैसे लोग। तुम और राखी, जैसे यू आर फॉर अच्छा। अस। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक ये यू। अभी तो सबका सब क्रेडिट आपको ही जाएगा, क्योंकि एक अच्छा। के बाद एक अच्छी अच्छी थैंक बुक यू, लाके हमारा माइंड सेट कर रहे हो आप। हाँ जी, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तो थैंक आज यू। हमारा टाइम से चैप्टर फिनिश हुआ है, तो क्यों ना 10-15 मिनट्स का मेडिटेशन किया जाए, ये है ना? तो चलिए एक मेडिटेशन करते हैं। हम्म, तो चलिए एक मेडिटेशन करेंगे। सब लोग अगर वीडियो खोल सकते हैं तो वीडियो खोल लीजिए, और मैं अपना वीडियो बंद रखूंगी, और आप लोगों को अगर खोल सकते हैं तो खोलिए। जिन लोगों ने स्पेक्स पहना है, चश्मा पहना है, वो आप उतार लीजिए। घड़ी पहनी है तो उसको उतार लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन पर आ जाइए। एक कंफर्टेबल पोजीशन पर आ जाइए। आंखें बंद करेंगे। चेयर पे बैठे हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं। अगर लेटना है तो लेट भी सकते हैं। जिस पोजीशन पे आप कंफर्टेबल फील करते हो उस पोजीशन पर आ जाइए। आंखों को बंद करेंगे। लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस छोड़ेंगे। फिर लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस छोड़ेंगे। अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। अपने बटक्स को रिलैक्स करेंगे। अपने स्टमक को रिलैक्स करेंगे। अपनी बैकबोन को रिलैक्स करेंगे। अपनी चेस्ट को रिलैक्स करेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। हैंड्स को रिलैक्स करेंगे। नेक को रिलैक्स करेंगे। फेस को रिलैक्स करेंगे। फिर हेड को रिलैक्स करेंगे। एकदम रिलैक्स करिए। अपने उस गोल को विजुलाइज करिए जो आपने इस सेशन के दौरान निश्चित किया है। उसके बारे में सोचिए। जो भी आपका धन से, वेल्थ से, मनी से रिलेटेड गोल है, उसको आप सोचिए कि वो आपके पास आ गया है।
आप सोचिए कि आपको वो मिल गया है और आप कितने खुश हैं। आप अपने बारे में जान लीजिए कि आप वर्दी हैं। जो भी वेल्थ आपको मिलती है वो आपके कारण ही मिलती है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है। आप बहुत शुक्रगुजार हैं उस मनी के लिए जो आपको मिला है। आप एक धन के चुंबक हैं। धन और प्रचुरता आपकी तरफ बहती रहती है। धन आपके पास जगह जगह से, तरह तरह से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजों से भी आ जाता है। आप अपने दोनों हाथ खोलकर धन का स्वागत करते हैं। आप एक अच्छे धन के मैनेजर हैं। आप धन को अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। आप अच्छी तरह से खर्च करना भी जानते हैं धन को। इमेजिन करते रहिए जो धन आपके पास आया है और जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ। आप धन किसी को भी देने के लिए बहुत जेनरस हैं। आप दान भी प्रचुरता से करते हैं। जैसे आप धन को प्राप्त करते हैं ऐसे देने के भी इच्छुक हैं। धन आपके पास खींचा चला आता है। आप जिस पर भी हाथ लगाते हैं वो सोने में बदल जाती है। आप धन के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। धन आपके पास आपकी लाइफ में बहता रहता है। जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं आपके धन के बारे में आपने अपने अंदर से निकाल दिए हैं। आपके पास बहुत धन है, बहुत प्रचुरता है। आप आसानी से धन को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि धन इस ब्रह्मांड में अति है उस धन की, और वो आपको भी मिलता है। आप मास्टर हैं धन के। आप बहुत सारा धन आराम से हैंडल कर सकते हैं। आप बहुत शांत हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है। आप सक्सेस को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप अपनी दुनिया को अपने धन के द्वारा बदलता देख रहे हैं। आपके पास तरीके हैं धन को निर्मित करने के। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप धन प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। आप बहुत शुक्रगुजार हैं जो मनी आपके पास है। मैं सारा रेजिस्टेंट, जितना भी मेरे अंदर रेजिस्टेंस है मनी के लिए, वो हटाना चाहता हूँ और वो मैंने हटा दिया है, जिससे जो वेल्थ है मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मैं अपना धन अपनी देश को उसकी तरक्की के लिए भी
देते हुए देख रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई डेब्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है। मैं हर चीज से फ्री हूँ। मेरे पास धन भर भर कर आ रहा है। मैं अपना फोकस खुशियों पर, मनी पर लगा पा रहा हूँ। मेरे फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं। मैं डिजर्विंग हूँ वेल्थ के लिए, ये मुझे पता है। मेरे पास प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, धन है। मैं देख रहा हूँ कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमीर हूँ। मैं समाज में पैसे को दे रहा हूँ, गरीबों की मदद कर रहा हूँ। जितने लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे पास पैसा आ रहा है। मेरे पास अनलिमिटेड सोर्स है इनकम की। रोज मैं म- पैसा कमाने के तरीके खोजता हूँ। सारा पैसा मेरे लिए खुशियां लेकर आता है। आई एम वर्दी ऑफ अ वेल्दी लाइफ। आई लव माई abundant and positive life. I love my life and everything it provides me with. I radiate prosperity, money, and wealth. I attract large sum of money into my life. Money is my friend. Money and I can coexist in harmony. Money helps me in all my work. मैं अपनी जीवन से प्यार करता हूँ। जिसने मुझे सब कुछ दिया। मैं अबंडेंट हूँ, अमीर हूँ, वेल्दी हूँ, डिजर्विंग हूँ। मनी मेरे लिए हमेशा आ जाता है। वो मेरी हर बात मानता है। मैं मास्टर हूँ वेल्थ का। मैं मनी को आसानी से बचा भी लेता हूँ और आसानी से खर्च भी कर देता हूँ। और मैं आसानी से धन को कमा भी लेता हूँ, उससे ज्यादा जिससे ज्यादा मेरे को जरूरत है। मेरे पास धन की हमेशा प्रचुरता रहती है। मैं अपने धन को अपने परिवार पर बहुत आसानी से खर्च कर देता हूँ। मैं अपने धन को अपने ऊपर, अपनी खुशियों के लिए खर्च कर देता हूँ। इमेजिन करिए जो धन आपके पास आया है, उससे आप क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। शायद आपने सोचा हो कोई हॉलिडे पे जाने के लिए, तो आप हॉलिडे पे जा रहे हैं। शायद आपने सोचा हो कोई फ्लैट लेने के लिए, तो आप वो फ्लैट ले रहे हैं। वो शायद आपने सोचा हो कि कार लेने के लिए, तो आप कार ले रहे हैं। शायद आपने सोचा हो कोई जेट प्लेन लेने के लिए, तो आप जेट प्लेन ले रहे हैं। आपने बिल्डिंग सोची हो लेने के लिए, आप वो ले रहे हैं। जो चीज आपने सोची है उसके बारे में इमेजिन करिए, उसके बारे में फील करिए, पूरी तरह से फील करिए विथ योर ऑल सेंसेस। कि आपको स्मेल भी आ रही है उस जगह की, आपको टेस्ट भी आ रहा है उस जगह का,
आप देख भी पा रहे हैं, आप सुन भी पा रहे हैं, आप फील भी कर पा रहे हैं उस जगह को। अपने 5 सेंसेस से फील करिए। जब आपके पास धन आया, वो चीज जब आपने खरीदी, तो आपने किसको सबसे पहले बताया कि मेरे पास ये चीज आ गई है, देखो मेरे पास ये चीज आ रही है। कितनी खुश हैं आप, और जो जिसको आप बता रहे हैं वो कितना खुश है। उस वार्तालाप को, उस बातचीत को महसूस करिए कि जैसे आप हर चीज जिससे भी शेयर करते हैं वो आप शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, उस खुशी की तरफ जाइए। उस खुशी को महसूस करिए, अपने अंदर वो खुशी लेकर आइए। जैसे जब आपका बेबी हुआ था तब आपको खुशी हुई थी, जब आपकी शादी हुई थी तब आपको खुशी हुई थी, जब आपको कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिला था तब आपको खुशी हुई थी, जब आपको किसी ने अप्रिशिएट किया था तब आपको पूरा दिन जो खुशी हुई थी, वो वाली खुशी अंदर लेकर आइए। वही वाला फील लेकर आइए कि आप एकदम खुश हैं। वो फीलिंग को वाइब्रेट करिए अपने अंदर से कि आपको वो चीज मिल चुकी है जो आपने सोची थी। इमेजिन करिए, खुश होइए कि आपको वो सब चीज मिल गई है। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे दिया है। उस यूनिवर्स को धन्यवाद करिए कि आप बहुत शुक्रगुजार हैं, आप बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपको वो सब कुछ मिल गया जो आप चाहते थे। आप बहुत खुश हैं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आपको वो सब कुछ मिल चुका है जो आपको चाहिए था। उस जगह पहुंच जाइए जहां पर आप सब कुछ पा चुके हैं इस लाइफ में। सब खुश हैं आपसे और आप सबसे खुश हैं। सबसे ज्यादा अपनी हैप्पीनेस को विजुलाइज करिए कि सब खुश हैं आपसे और आप कितने खुश हैं। सब सब तरफ शांति है, खुशी है, प्यार है, मोहब्बत है। हर तरफ, हर चीज में आपको अच्छाई दिख रही है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और विजुलाइज करिए। उस पैसे की स्मेल को फील करिए। उस पैसे के जब हाथ में आता है उस फील करिए वो पैसा, कि आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया है। उसको फीलिंग लाइए उस पैसे के लिए। आपके जब पैसा आता है, जो स्मेल आती है पैसे की, उस स्मेल को सोचिए। खुश हो जाइए कि आपको सब कुछ मिल चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये सब कुछ देने के लिए। अब आप अपनी प्रेजेंट दुनिया में आ जाइए। एक बार यूनिवर्स को फिर से धन्यवाद दीजिए कि आपको सब कुछ मिल गया है। आप अबंडेंट हैं, आपके लाइफ में प्रचुरता है। आपको किसी चीज की कमी नहीं है, बस हर चीज आपके पास अवेलेबल है, भर भर कर है। इसी फीलिंग के साथ आप रहेंगे आज के बाद कि आपके पास सब कुछ है। जो आपने आज विजुलाइज किया वो आपके साथ हमेशा रहेगा। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करिए, अपनी आंखों से लगाइए, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा अपने गोल को विजुलाइज करके? सब कुछ पा लिया आपने? बहुत 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 बढ़िया अच्छा लगा। लगा। बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। तो आपने ऐसा तो ही लगा मुझे तो कि मैं अपने घर में हूँ, ऐसे जो मैंने सोचा था कि मैं लक्ष्मी हवन करवाऊंगी। आज शुक्रवार है।
और वो भी उस दिन भी वही होगा, शुक्रवार का दिन होगा। ऐसे ही अच्छा, लगा कि मैं अपने घर में हूँ, वेरी गुड, अपने घर में। वेरी गुड। तो ये फीलिंग को रखिएगा और ऐसे ही सोचिएगा कि आप उस घर में हैं, है ना। तो ये फीलिंग को हमें बरकरार रखना है, हमें ऐसे ही जीना है कि ये चीज हमें मिल गई है। मतलब यूनिवर्स को हमें ये गाइडेंस देनी है कि हम, हमारे पास वो है, हमें चाहिए नहीं, हमारे पास वो है। तो ये जो फील है, इस तरह का जो विजुअलाइजेशन है, इस तरह की जो मेडिटेशन है, आप दिन में एक बार कर सकते हैं या एक दिन छोड़कर कर सकते हैं। कोशिश करिए रात में सोते समय इस तरह की मेडिटेशन करें कि आप उस अबंडेंस वाली फीलिंग में चले जाइए कि जहां आपको सब कुछ मिल चुका है। तो जितना आप ये विजुलाइज करेंगे, उसके बाद जो नेपोलियन हिल हमें बता रहे हैं तरीके, वो अपनाएंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो मेरा एक क्वेश्चन था दीदी, इसमें दूसरे नंबर के चैप्टर में उसने 6 पॉइंट बताए, उसमें उसने बोला कि इतने साल में मुझे इतना पैसा मिलेगा, हाँ, मतलब ऐसे। वो मैंने तो चेंज हमको करा दिया था। नहीं, वो मैंने अभी चेंज मिल करा गया दिया है, था। ऐसा ही मिल सोचना गया है है, ना हमें? हमें ऐसे ही में सोचना है। वो मैंने चेंज कराया था, तभी कहा था कि उसको हमें ये सोचना है कि हमें मिल गया है, मिलेगा नहीं, हम्म, मिलेगा नहीं, मिल गया है। क्योंकि जब हम यूनिवर्स को ये बोलते हैं, जो भी चीजें हैं, जैसे कि जो मेरे पास है, जितना आप विजुलाइज करते हो ना, क्योंकि हम, हमारा जो दिमाग है वो पिक्चर्स जानता है ना, वो पिक्चर्स जानता है, वो भाषा नहीं जानता। तो जो चीज हम विजुलाइज करते हैं ना, वो चीज हमें फटाफट मिलती है, क्योंकि उसको पिक्चर्स के द्वारा समझ में आने लगता है। इसलिए बार बार बोलते हैं कि मूवी की तरह से अपनी लाइफ को विजुलाइज करिए, तो आपको उतना ही समझ में आएगा, उतना ही जानकारी मतलब आपके दिमाग को मिलेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और वो वैसी ही परिस्थितियां आपके पास लाने लगेगा। तो वो चीज है कि आपको विजुलाइज करना है और प्रेजेंट टेंस में ही करना है। जब लिखना है तो जो अपना गोल लिखना है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। तो ये था, आज का मेडिटेशन भी हो गया। अब हम वेडनेसडे को मिलेंगे डायरेक्ट नए चैप्टर नंबर 11 के साथ। और नेक्स्ट बुक हमने डिसाइड कर ली है, आस्क एंड जस्ट गिव। ठीक है, बाय। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, यू, थैंक यू सो मच जय राखी जी, श्री थैंक कृष्ण। यू। थैंक यू आज धनु। अफर्मेशन नहीं बोलना है? अफर्मेशन। ओ यस यस, अफर्मेशन रह गए हमारे, वो भी नहीं चली गई। चलिए अफर्मेशन बोलेंगे। टू जयश्री जी, ध्यान दिलाने के लिए। बिल्कुल, आज इतने सारे अफर्मेशन हमने इसमें बोले ना, तो मुझे वो एकदम याद ही नहीं कर रही है। लेकिन हमारे जो मेन अफर्मेशन हैं, उनको बोलते हैं। दिख रहा है सबको? हम्म, दिख रहा है? नहीं, अफर्मेशन नहीं आया अभी ओह अच्छा, स्क्रीन पे। मैंने शेयर नहीं करा। ओके ओके ओके, ठीक, शेयर करती हूँ। हम्म, मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है। मेरे मेरे पास पास बहुत बहुत आसानी से आसानी से पैसा पैसा आता है। आता है। मैं अमीर हूँ। मैं मैं अमीर हूँ। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं मैं जिस जिस काम को काम भी को भी करती हूँ करती हूँ उसमें उसमें लाभ ही लाभ ही लाभ लाभ होता होता है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। है। मैं मैं धन धन और और प्रचुरता प्रचुरता को को आकर्षित आकर्षित करता करती हूँ। हूँ। पैसों को लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। पैसे को पैसों को लेकर लेकर मेरी मेरी सोच सोच सकारात्मक सकारात्मक है। है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक यू दीदी, फॉर थैंक सपोर्टिंग यू, मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।